दोस्तों आप सभी का वेलकम है आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ पे। आज हम बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट के बारे में। इस चैप्टर का एक ब्रीफ डिस्कशन हम करने वाले हैं। हमारे आगे जितने भी वीडियोस की पार्ट्स आएंगे उन सारे पार्ट्स में हम इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट इसका जो यहाँ पर चैप्टर की मेन हेडिंग है वो आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक। क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक स्थिर चीज़ है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं जा सकता या फिर उसको बहुत ज़्यादा बदला जा सकता है? इसके बारे में यहाँ पर है। रिजिडिबिलिटी के बारे में है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है। और उससे पहले हम जान लेते हैं जो यहाँ पर जो चैप्टर का मेन नेम है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, उसके बारे में। तो मेन नेम में ही हमको दे दिया गया है कि जो अपना संविधान है भारत का वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह बिहेव करता है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब आने वाली जनरेशन में जो भी चेंजेस होने रहते हैं उनमें ये चेंज भी हो जाता है, परिस्थिति के हिसाब से ढल भी जाता है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो चेंज नहीं होने चाहिए वो रिजिड ही रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। सो फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक। क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है? सो इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर नेशन टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पॉन्स टू चेंज सर्कमस्टांसेस और चेंज ऑफ आइडियाज़ विद इन द सोसाइटी और इवन ड्यू टू पॉलिटिकल अपहेवल्स। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है कॉमन नहीं है किसी भी नेशन के लिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिख सकें। साफ साफ यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो है इतना मतलब कठिन नहीं है किसी भी कंट्री के लिए कि वो अपना संविधान दोबारा लिख सकें। ये अनकॉमन नहीं है। और यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में 2-2 कॉन्स्टिट्यूशन है, 3-3 कॉन्स्टिट्यूशन और 4-4 कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं। The Soviet Union had 4 constitution in its life of 74 years। अब देखिए 74 ईयर्स के अंदर में सोवियत यूनियन के 4 कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इंडिया में ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। प्रीवियस 69 ईयर्स, 70 ईयर्स, 72 ईयर्स में आपकी बुक में फिलहाल 69 ईयर्स का ही उल्लेख दिया गया है। पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सोवियत यूनियन है उसका 74 साल के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूशन है उसके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। देखिए जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। अब देखिए अडॉप्ट का मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स में आ गया था, फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। इट्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मली स्टार्टेड फॉर 26 जनवरी 1950, जो मैंने आपको अभी बताया। इट इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड दैट इट नीड्स नो चेंज। क्या ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो इतना ज़्यादा अच्छा था कि इसको किसी चेंज की ज़रूरत ही नहीं थी? वाज इट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर सो फार साइटेड एंड वाइज दैट दे हैड फोरसीन ऑल द चेंजेस वुड टेक प्लेस इन द फ्यूचर? क्या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इतने मतलब ज़्यादा आगे का फ्यूचर देखने वाले थे? उन्होंने इतना ज़्यादा आगे का फ्यूचर देख लिया था जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि जो भी चेंजेस हैं वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में हों। Our constitution accepts the necessity of modification according to changing needs of the society। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन संविधान है, भारतीय संविधान है, वो जो आगे आने वाली जितनी भी चेंजिंग नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करता है। सेकेंडली, इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज़ बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। इनफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी आगे आने वाली जनरेशन में नीड्स हैं उनके तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज किया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज किया जाए? द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ सो रिक्वायर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो उसको अमेंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस। पर अगर किसी अननेसेसरी चेंजेस को लेकर के अमेंडमेंट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस को लेकर के अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। In other words, they wanted to be flexible and at the same time rigid। फ्लेक्सिबल और रिजिड की जो मीनिंग है वो मैं आपको प्रीवियस कई पार्ट्स में बता चुका हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी नीड्स के जरिए, नीड्स के दौरान उसको चेंज कर लेना बहुत ही ईजिली। और रिजिड का मतलब कुछ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज ना हो सके। फ्लेक्सिबल मीन्स ओपन टू चेंजेस, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड रिजिड मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंजेस। ये भी मैं आपको प्रीवियस पार्ट्स में बता चुका हूँ। अब देखिए द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर मे बी सम फॉल्ट्स और मिस्टेक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस बात को लेकर के अवेयर थे कि कॉन्स्टिट्यूशन आगे आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फॉल्ट्स और मिस्टेक्स भी होने वाली हैं।
अब देखिए, दे न्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी टोटली फ्री ऑफ एरर्स। उनको ये पता था कि भाई जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोड्यूस कर रही है वो फ्री ऑफ एरर्स नहीं हो सकती। इसमें कई प्रकार के एरर्स होंगे और सोसाइटी की नीड्स के लिए और भी एरर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं आगे आने वाली जनरेशन में। The rights and powers of the states could not be changed without the consent of a state। अब यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट्स की राइट्स को और स्टेट्स के पावर्स को आप चेंज नहीं कर सकते बिना स्टेट का कंसेंट लिए, बिना स्टेट की राय लिए। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप स्टेट में कोई भी चेंज नहीं ला सकते, स्टेट के प्रोविज़न को लेकर के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते जब तक स्टेट इसमें अपना खुद का कंसेंट ना दे दें। अब देखिए, हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो यहाँ पर फर्स्ट है वो है सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। जैसे कि ऑर्डिनरी लॉ को अमेंड किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट चाहिए होता है। और जो नेक्स्ट जो पड़ाव इसमें आता है वो है स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट इन बोथ हाउसेज सेपरेटली। दोनों हाउसेज में सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, उससे भी कठिन है। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए होती, प्लस लेजिस्लेचर ऑफ हाफ द स्टेट्स के लेजिस्लेचर की भी जो है वो इसमें समर्थन चाहिए होता है। तो ये तो उससे भी हार्ड हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट द यूनियन न्यू स्टेट। पार्लियामेंट में बाय लॉ से जो न्यू स्टेट्स हैं यूनियन में उनको एडमिट कर सकता है। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पर में बाय लॉ का क्या मतलब है कहने का, आपको ये जो बेसिकली समझना है, मतलब केवल लॉ के तरीके से इनको किया जा सकता है, इनके लिए सिंपली कोई भी अमेंडमेंट नहीं चाहिए होती है। आर्टिकल 3 है पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का जो है वो एरिया बढ़ाया जा सकता है लॉ के प्रोसीजर से। जैसे लॉ को चेंज किया जा सकता है, लॉ को अमेंड किया जा सकता है, जैसे स्टेट्स का कंसेंट चाहिए होता है, वैसे सिंपल वे में ये काम हो सकते हैं। अब देखिए एक बात और, जैसे कि 1 मार्क्स के MCQs इंट्रोड्यूस हो गए, तो मैं आपको एक चीज़ रिकॉल कराना चाहता हूँ। मैंने, अगर आप शुरुआत से मेरी वीडियोस को देखते आए हैं, मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको समझाया कि जो ये बाउंड्रीज़ का काम होता है, स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को देखना और शेड्यूल कास्ट को कितना रिजर्वेशन कौन से स्टेट से देना चाहिए, कौन से स्टेट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जाता है, इन सब का जो है देखना और इन सब का निर्माण करना किसका काम है, डेलिमिटेशन कमेटी का काम है। मैंने आपको बता दिया है, तो आप उस टॉपिक से रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है स्टेट्स की बाउंड्रीज की बात आई है, एरियाज की बात आई है, तो मैंने आपको डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में बता दिया है जिसका ये सारा काम होता है। उसको आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस पार्ट्स में, 1 मार्क्स में आ सकता है। अब देखिए, 1 मेथड इज दैट अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो पहला तरीका है वो है कि जो अमेंडमेंट करने का वो है कि स्पेशल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स में। The other method is more difficult. It requires special majority of the parliament and consent of half of the state legislature। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि legislature of half the states का consent में यहाँ पर चाहिए होता है, जो कि और हार्ड है, मोर हार्ड है। ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। जितने भी अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ओनली पार्लियामेंट ही इनिशिएट कर सकता है। उसके अलावा कोई और अदर बॉडी या अदर पर्सन या अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या अदर ग्रुप ऑफ पर्सन इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं कि भाई ऐसा हो गया, 4 बंदों ने अपना ग्रुप बनाया, चलो भाई हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, हो गया, बात खत्म, हटाओ चलो, ऐसा नहीं हो सकता। बेसाइड नो आउटसाइड एजेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर वही बताया है कि कोई भी बाहरी जो एजेंसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है।